हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्षम एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेशनल अकाउंट एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उसमें यूनिट 2 चैप्टर 4 के बारे में डिस्कस किया था। उसमें कन्वर्जन रेट का डिस्कशन किया है। वापस से मैं ये लेक्चर वहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। ये कन्वर्जन रेट आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, तो फिर ये मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ और बाद में उसके रिलेटेड एक सम सॉल्व करते हैं। कन्वर्जन रेट था, बेसिक बैकग्राउंड ये था कि जो हेड ऑफिस है वो इंडिया में है और जो ब्रांच है वो किसी भी फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है। ठीक है, हमें हेड ऑफिस के बुक्स में बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। इसके लिए हमें ब्रांच का जो डेटा डॉलर में दिया हुआ है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर टू रुपीज़। वो डॉलर टू रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए यू विल रिक्वायर्ड कन्वर्जन रेट। वो कन्वर्जन रेट मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वही कन्वर्जन रेट मैं वापस से आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं और मैं रिवाइज भी करवा देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक अगर है तो वो ओपनिंग रेट पे कन्वर्ट होता है, वो रेट आपको क्वेश्चन में दिया होता है। ड्यूरिंग द ईयर जो भी ट्रांजेक्शन हो, जैसे परचेज है, सेल्स है, सैलरी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कोई भी इनकम है, कोई भी एक्सपेंडिचर है, वो ड्यूरिंग द ईयर होता है, इसलिए एवरेज रेट होता है। और जो बैलेंस शीट आइटम है, मतलब जो सिर्फ बैलेंस शीट में लिखी जाती है, जैसे डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, बीओडी है, बिल्स पेएबल है, वो सारी चीज़ें क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये रेट तीनों क्वेश्चन में दिए होते हैं, आपको सिर्फ समझना है कि कौन से आइटम में कौन सा रेट एप्लीकेबल है। अगर वो आप रेट समझ जाते हो तो फिर उसके बाद आपको बैलेंस शीट के लिए ट्रेडिंग पीएनएल प्रिपेयर करना है और एट लास्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो ये रेट है, ये याद रखना है। दैट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस चैप्टर। 14 मार्क्स के बच्चों सम पूछा जाता है और कोई रीज़न नहीं है कि 14 में से 14 मार्क्स ना आप कवर कर पाओ। तो मैं आपको सम नंबर 2 करवा रहा हूँ सुधीर प्रकाशन में से। मैं क्वेश्चन आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना है तो ले सकते हैं। बाकी सुधीर प्रकाशन इंटरनेशनल अकाउंट पेज नंबर 151 पे ये पूरा क्वेश्चन अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है वो मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे आपको वन बिजनेस यूनिट हैज़ बीन ऑपरेटिंग एट राजकोट, मतलब इंडिया हुआ, एंड इट्स ब्रांच सिचुएटेड एट सिडनी, मतलब फॉरेन में हुआ। तो ब्रांच सिडनी में है, फॉरेन में है, और हेड ऑफिस उसका राजकोट इंडिया में है। ट्रायल बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस एंड ब्रांच आर एज फॉलोज। फ्रॉम दिस प्रिपेयर कॉन्सोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस। अब आप ध्यान से पढ़ो, ये जो हेड ऑफिस का डेटा दिया हुआ है वो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो रुपीज़ में दिखाई दे रहा है, और जो ऑस्ट्रेलियन का डेटा दिया हुआ है वो आप ध्यान से पढ़ोगे तो डॉलर में दिया हुआ है। तो हेड ऑफिस का डेटा रुपीज़ में, ऑस्ट्रेलियन ब्रांच का डेटा डॉलर में। तो ये जो डॉलर वाला डेटा है, डेबिट है और क्रेडिट है, उसको आपको कन्वर्ट करना है रुपीज़ में। जो मैंने कन्वर्जन रेट की अभी डिस्कस किया वो किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो रेट आप वापस से पढ़ोगे तो एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिखाई देगा। ध्यान से पढ़ो, ओपनिंग रेट है 54, क्लोजिंग रेट है 55, एवरेज रेट है 54.5। तो बच्चों 3 पार्ट में ये सम इस तरह से सॉल्व होता है। सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस मतलब जो डेटा आपको डॉलर में दिया हुआ है उसका प्रॉपर रेट ढूंढ के, डेबिट है तो डेबिट में लिखना है, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको पहले कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। एक बार ट्रायल बैलेंस बन जाए, बाद में आपको हेड ऑफिस की बुक्स में ट्रेडिंग प्रिपेयर करना है, पीएनएल प्रिपेयर करना है, एंड एट लास्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हेड ऑफिस के बुक्स में प्रिपेयर की जाती है। पर ब्रांच का डेटा जो डॉलर में है, पहले उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीज़ में, तब जाके आप ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर पाओगे। तो ध्यान से पढ़ते जाओ। डेबिट साइड से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बुक वापस से मैं दिखा दे रहा हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो डेटा दिया हुआ है उसके लिए मैं ये ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट फ्रॉम डेबिट साइड। डेबिट साइड सबसे पहले है फिक्स्ड एसेट, पर ध्यान से पढ़ो फिक्स्ड एसेट ब्रांच में नहीं है तो वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा डेटा स्टार्ट होता है डेटर्स से। डेटर्स डॉलर में दिए हुए 1600। आपने आगे कन्वर्जन रेट पढ़ा तो भी मैं बोल रहा हूँ वापस से, डेटर बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट आइटम क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई होती है,
क्लोजिंग रेट आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 में दिया हुआ है 55 और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिखोगे 88,000। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है $3,000, कहने की ज़रूरत नहीं है, नाम से पता चलता है। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट से मल्टीप्लाई होगा 54, तो अमाउंट आ रही है 1,62,000। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ। एचओ मतलब बाय द वे हेड ऑफिस। उसके डॉलर दिए हुए आपको 6,000। अब बच्चों ध्यान से सुन लो, जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं उसके लिए कोई रेट नहीं होता है। मैं आपको बुक में वापस से समझाने का ट्राई करता हूँ। जैसे यहाँ पे पढ़ो गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ $6,000 दिया हुआ है, तो उसके लिए कोई रेट नहीं होता है। आप क्रेडिट साइड पढ़ो, पहली लाइन में दिया हुआ है गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस क्या बोलेगी, ब्रांच क्या बोलेगी, हमें गुड्स मिला। एचओ क्या बोलेगी, मैंने गुड्स भेजा। तो यहाँ पे जो गुड्स रिसीव्ड $6,000 दिए हुए हैं उसके रुपीज़ यहाँ पे 3,18,000 क्रेडिट साइड एचओ में लिखा होगा। तो उसके लिए कोई रेट नहीं होता है। जितने भी इंटर ट्रांजेक्शन है उसके रुपीज़ क्वेश्चन में दिए होते हैं, इसलिए हम रेट में लिखेंगे एक्चुअल। एक्चुअल मतलब जो बुक में है वही। तो 3,18,000 है। उसके बाद परचेज है। परचेज डॉलर में हो रहा है 4,000। अब परचेज ना पहली डेट पे होता है ना आखिरी डेट पे होता है, वो ड्यूरिंग द ईयर कभी भी होता है। तो इसके लिए एवरेज रेट आएगा 54.5 जो मल्टीप्लाई होके 2,18,000 आएगा। उसके बाद आपको वेजेस दिए हुए हैं। वेजेस है डॉलर में 2,000, वो भी सेम लॉजिक ड्यूरिंग द ईयर होता है 54.5, तो मल्टीप्लाई करके आएगा 1,09,000। उसी लॉजिक से सैलरी, सैलरी भी ड्यूरिंग द ईयर होता है। सैलरी है 2,400, ड्यूरिंग द ईयर होता है, इसलिए एवरेज रेट 54.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 130,800 आ रहा है। उसके बाद है कैश। अब कैश बच्चों वापस से बैलेंस शीट आइटम है 1,000। जैसे ये डेटर्स था, बैलेंस शीट आइटम क्लोजिंग रेट से मल्टीप्लाई होती है 55, तो वो मल्टीप्लाई होके आएगा 55,000। क्यों हम डेबिट कॉलम में लिख रहे हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट में दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद है वापस से इंटर ट्रांजेक्शन आया, कैश सेंट टू एचओ। कैश सेंट टू एचओ 3,000। वापस से मैं आपको बुक में दिखा देता हूँ। ये इंटर ट्रांजेक्शन है, कैश सेंट टू एचओ 3,000 है, तो उसके लिए रेट नहीं होता है। यहाँ पे क्रेडिट साइड पढ़ो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच 1,59,000 दिए हुए हैं। तो जो भी इंटर ट्रांजेक्शन है उसके लिए रेट नहीं होता है, वो एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई होता है जो बुक में दिया होता है। जैसे यहाँ पे है 1,59,000। सारा डेबिट साइड ब्रांच में ख़त्म हो गया। अब मैं क्रेडिट साइड आ रहा हूँ, तो अब मैं क्रेडिट कॉलम में लिखूँगा सारी चीज़ें। तो क्रेडिट साइड सबसे पहले पढ़ो, गुड सेंड टू ब्रांच दिया हुआ है पर वो डैश है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच है, वो डैश है। सेल्स दिया हुआ है, सेल्स है $12,000। वही लॉजिक जो परचेज में था, सेल्स ना ओपनिंग पे होता है ना क्लोजिंग पे होता है, वो ड्यूरिंग द ईयर होता है। तो रेट आएगा 54.5। और अब मैं लिखूंगा क्रेडिट कॉलम में क्योंकि वो क्रेडिट है 6,54,000। उसके बाद शेयर कैपिटल है पर वो पढ़ो ब्रांच में नहीं है, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। मुझे वही डिटेल लिखनी है जो ब्रांच में है क्योंकि हम ब्रांच को कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद एचओ अकाउंट दिया हुआ है डॉलर में 10,000। वापस से वही लॉजिक, एक्चुअल वैल्यू दी होती है। मैं वापस से बुक दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एचओ अकाउंट $10,000 लिखा है, पढ़ो यहाँ पे ब्रांच के रुपीज़ लिखे हुए हैं डेबिट साइड। अगर ये क्रेडिट साइड लिखा हुआ है तो उसके रुपीज़ डेबिट साइड मिलेंगे आपको 5,20,000। ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल लिख के क्रेडिट कॉलम में लिखना है 5,20,000। ठीक है। उसके बाद दिए हुए हैं और लास्ट आइटम बची है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स है $1,000, बैलेंस शीट आइटम 55,000 इज योर अमाउंट। अब अगर आप ट्रायल बैलेंस टैली करोगे तो कोई भी एक साइड टोटल ज़्यादा आएगा। यहाँ पे टोटल डेबिट साइड का ज़्यादा है 12,39,800,
आप टोटल करोगे तो आपको ये टोटल मिलेगा 1239,800, मतलब क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है 10,800 का। जो 10,800 डिफरेंस आया उसे हम कहेंगे, अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आ रहा है तो हम कहेंगे एक्सचेंज प्रॉफिट। अगर यही डिफरेंस डेबिट साइड आ रहा होता तो मैं बोलता एक्सचेंज लॉस। तो एक्सचेंज प्रॉफिट आप भूल ना जाए, इसीलिए जो आप P&L अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर ही देने का एक्सचेंज प्रॉफिट P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट है। अगर लॉस आया होता तो मैं P&L में डेबिट साइड लिखता एज एक्सचेंज लॉस। तो ये हो गया आपका कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस। सारे सम्स में इसी तरह से प्रिपेयर होता है। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेट। अगर आपको रेट सही पता है तो देर इज़ नो क्वेश्चन कि आपका सम गलत हो। ठीक है, अब आपको प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट जो आप 11th स्टैंडर्ड से बनाते आ रहे हो। ठीक है, अब आपको HO के जो डिटेल है, HO की जो डिटेल है वो सारी डिटेल रुपीज़ में है, और ब्रांच की डिटेल जो डॉलर में थी वो आप कन्वर्ट कर चुके हो रुपीज़ में। तो HO का डिटेल रुपीज़ में, कन्वर्टेड में से रुपीज़ लेके ऐड करके लिख दीजिए। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको लिखना नहीं है, और स्क्रीनशॉट, और ये स्क्रीनशॉट आपको हेल्पफुल रहेगा दोनों वैल्यू ऐड करने में भी। तो चलो वापस से सम स्टार्ट करते हैं। जैसे अब मैं HO की भी डिटेल लिखूंगा और रुपीज़ में कन्वर्टेड ब्रांच की भी डिटेल लिखूंगा, और जो चीज़ जहाँ पे भी फिट हो वहाँ पे लिखूंगा। जैसे डेबिट साइड सबसे पहले है फिक्स्ड असेट, तो मैं असेट साइड लिखूंगा फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट सिर्फ और सिर्फ HO में दी हुई है, तो इसीलिए मैं 8 लाख लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो फिर डेटर्स है, तो डेटर्स भी बैलेंस शीट में असेट साइड ही आते हैं। तो मैंने लिखा डेटर्स। डेटर्स में किस तरह से लिख रहा हूँ देख लीजिए आप। हेड ऑफिस के दिए हुए 70,000 वो तो रुपीज़ में ही है, और आगे आपने कन्वर्ट किए होंगे 88,000। कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में 88,000 आपको कन्वर्टेड मिलेंगे, तो दोनों को ऐड होके आएंगे 1,58,000। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड आता है। 11th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो आप। ओपनिंग स्टॉक वापस से उसी तरह। ओपनिंग स्टॉक HO का दिया हुआ है 30,000 और कन्वर्टेड था 1,62,000, तो दोनों को मिला के 1,92,000। फिर दिया हुआ है डेबिट साइड गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO। तो याद हो तो 3 इंटर ट्रांजेक्शन आए थे, गुड्स रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड और HO। जितने भी इंटर ट्रांजेक्शन थे, या तो सिंपल लैंग्वेज में जो भी आप एक्चुअल प्राइस पे लिख चुके थे उसकी इफेक्ट ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में नहीं आती है, क्योंकि वो इंटर ट्रांजेक्शन है। तो उसके बाद इमीडिएटली आपको परचेज मिलेगा। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड ही आएगा। तो परचेज HO का है 5 लाख, उसमें आप प्लस करोगे आगे जो कन्वर्टेड था 2,18,000, दोनों को मिला के आएंगे 7,18,000। उसके बाद वेजिस है, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है। तो वेजिस HO का था 1 लाख और कन्वर्टेड था 1,09,000, दोनों को मिला के आएंगे 2,09,000। फिर था सैलरी। सैलरी P&L अकाउंट में आता है, तो P&L में डेबिट साइड लिखा मैंने सैलरी। उसी लॉजिक से HO के थे ₹25,000 जो बुक में दिए हुए हैं, प्लस कन्वर्टेड सैलरी थी 130,800, तो दोनों को ऐड करके आएगा 155,800। चलो उसके बाद दिया हुआ है कैश। कैश बैलेंस शीट आइटम है, वो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखी जाएगी। कैश 20,000 प्लस कन्वर्टेड था 55,000, दोनों को मिला के 75,000। फिर नेक्स्ट आइटम थी कैश सेंट टू HO। पहले ही मैं बोल चुका हूँ जो भी इंटर ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं होगा,
उसके बाद डेबिट साइड लास्ट आइटम है ब्रांच अकाउंट, वापस से वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि वो भी इंटर ट्रांजेक्शन है। अब आ जाओ आप क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड गुड्स एंड इंटर ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव्ड इंटर ट्रांजेक्शन, तो डायरेक्टली आएगा सेल्स जो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। तो सेल्स है 11,28,000 प्लस कन्वर्टेड था 6,54,000, दोनों को मिला के आएगा 17,82,000। उसके बाद दिया हुआ है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कहने की ज़रूरत नहीं है, बैलेंस शीट में टॉप पे आएगा, वो सिर्फ एचओ में दिया हुआ है 4 लाख रुपए, तो शेयर कैपिटल 4 लाख। फिर आपको दिया हुआ है वापस से इंटर ट्रांजेक्शन एचओ अकाउंट जो रिकॉर्ड नहीं होगा, और उसके बाद दिया हुआ है क्रेडिटर्स, थोड़ी जगह छोड़ के लिखने का क्रेडिटर्स, क्यों मैंने जगह लेफ्ट आउट की वो अभी मैं समझा देता हूँ। तो क्रेडिटर्स है 60,000 एचओ के, प्लस ब्रांच के कन्वर्टेड थे 55,000, तो दोनों को मिला के आएंगे 1,15,000। ठीक है, तो पूरा ट्रायल बैलेंस एचओ प्लस ब्रांच का करके मैंने ट्रेडिंग में, पीएनएल में और बैलेंस शीट में जो चीज़ जहाँ पे भी फिट होती हो वो मैं ट्रांसफ़र कर चुका हूँ। अब एडजस्टमेंट्स की बारी। एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट नंबर 2 में तो सिर्फ और सिर्फ रेट दिए हुए हैं, तो बाकी बचा एडजस्टमेंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आप यहाँ पे देख लो, बहुत इजी है। क्लोजिंग स्टॉक एचओ का तो रुपीज़ में दिया हुआ है 80,000, प्लस ब्रांच का डॉलर में दिया हुआ है $1,200, पर मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस बेस है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो वो भी मल्टीप्लाई क्लोजिंग रेट से ही होगा, जो क्लोजिंग रेट था 55। तो ये रुपीज़ के 80,000, ये $1,200 के मल्टीप्लाई विथ 55 रेट, तो दोनों को मिला के आ रहे हैं 1,46,000। और आप 11 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो कि अगर एडजस्टमेंट है तो 2 इफेक्ट आएगी, तो दूसरी इफेक्ट आएगी बैलेंस शीट में असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक। तो इसके साथ पूरा ट्रायल बैलेंस और सारे एडजस्टमेंट, सारे मतलब 2 ही थे, ख़त्म। इसी ऑर्डर में आपको अकाउंट क्लोज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करोगे तो यू विल फाइंड व्हाट यू विल फाइंड, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल आ रहा है 19,28,000 और ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 8,09,000। वो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे जाएगा? जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो पीएनएल के क्रेडिट साइड जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रॉस प्रॉफिट 8,09,000। अब मैं पीएनएल क्लोज करूँगा तो पीएनएल का टोटल आ रहा है 819,800 819,800। तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा उसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आ रहा है 6,64,000। ये कहाँ पे लिखने का? बैलेंस शीट में याद है मैंने यहाँ पे थोड़ी जगह लेफ्ट आउट करने के लिए कहा था। शेयर कैपिटल के नीचे आता है पीएनएल अकाउंट 6,64,000। तो अगर आपने पूरा सम सही किया है, सारे रेट सही पकड़े हैं और सही कैलकुलेशन है, तो बैलेंस शीट हो जानी चाहिए टैली, जो यहाँ पे हो रही है 11,79,000 ऑन बोथ दी साइड। ठीक है, तो दिस इज द सम ऑफ 14 मार्क्स। 3 पार्ट में है। आपको करना है सबसे पहले ट्रायल बैलेंस, कन्वर्जन, फिर ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। 14 मार्क्स का सम है। मोरलेस पूरे चैप्टर में सारे सम इसी तरह से है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये दूसरा सम अपलोड करूँगा। अगर आप चाहते हैं ये सम नंबर 2 पेज नंबर 151 का जो आपने स्क्रीनशॉट आगे कन्वर्जन रेट का खींचा था, अगर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये है ट्रेडिंग पीएनएल और ये है बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा सम इसी टॉपिक का, इसी चैप्टर का। तब तक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।